हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो रजे हमने पिछली क्लास में किया था डॉपलर इफेक्ट, ओके, और दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्पीड, पोजीशन, वेलोसिटी की बात करते हैं। अब हम डायनेमिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। डायनेमिक्स में हम फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, इन चीज़ों की बात करते हैं, है ना। एक में हम मोशन का कॉज नहीं देखते, लेकिन अब वो वेरिएबल्स देखेंगे जो मोशन का कॉज भी बता रहे हैं, तो इसे हम डायनेमिक्स में काउंट कर लेते हैं। तो इसी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो ये कैसे आया कि अगर आप कोई कोलिजन करवा लें, दो बॉडीज़ का कोलिजन करवाएं एक फ्रेम में, तो उसमें हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अ वेरी वेरी बेसिक प्रिंसिपल इन नेचर, ओके। तो अगर आप ये देखोगे कि दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं एक फ्रेम में, एक फ्रेम है एस डैश, उसमें मान लो दो बॉडीज गई, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, दोनों ने कोलाइड किया, कोलाइड करके वो क्या हुआ, सिक कर गई, समझ लो, रुक गई, ठीक है। और वन डायमेंशनल कोलिजन है, इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। और अगर आप इस फ्रेम से देखोगे, इसे एस फ्रेम से, तो इस फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन था m1 डैश, m2 डैश, u1 डैश, u2 डैश, और फाइनली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। लेट्स से u इज इक्वल टू 0, u डैश इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी विल बी, u डैश मत मानो, कुछ और मान लेते हैं, w मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस फ्रेम में मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, जिस फ्रेम में हो रही है प्रोसेस। लेकिन अगर आप दूसरे फ्रेम से देखोगे इसी को, और ये मान के चलोगे कि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये मोमेंटम, ये यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है मैथ्स में, इसी में लेकिन हम इसे बीच में ही इंक्लूड कर लेंगे। तो इस आइडिया से हमने देखा कि भाई मास को वेलोसिटी के साथ वेरी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल नॉट होल्ड, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे अब ये देखना है कि वेरिएशन मास की वेलोसिटी के साथ कितनी हो या कैसे हो, सो दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो वी विल प्रूव दिस आर्टिकल, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मास वैल्यू वेरिंग विद वेलोसिटी, और उससे पता लगाएंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरह से होता है, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी दिस प्रोसेस, दिस वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इन एस डैश फ्रेम। स्टार्ट करते हैं इससे। तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम देख लो कितना है, पी आई डैश लिख देता हूं मैं। इनिशियल मोमेंटम है पहली बॉडी जाके विद दिस मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी विद दिस मोमेंटम, है ना, ये हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम इन एस डैश फ्रेम कितना होगा, m1 डैश प्लस m2 डैश मल्टीप्लाइड विद w डैश, ठीक है। w मैंने वेलोसिटी मानी है। फाइनल वेलोसिटी इज नॉट नेम्ड एज v, इट इज नेम्ड एज w, इट इज ओके डिनोटेड बाय w डैश। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो है ही है, तो पी आई डैश मस्ट बी इक्वल टू पी एफ डैश, implies what, m1 dash u1 dash plus m2 dash u2 dash is equal to m1 dash plus m2 dash w dash, ओके, ठीक है, चल जाएगा काम। अच्छा, इसी को जब दूसरे फ्रेम से देखोगे
तो पहले मैं उसको भी लिख देता हूं। जब हम इसे एस फ्रेम से देखेंगे, फ्रेम एस, तो कैसा दिखेगा, पी आई मस्ट बी इक्वल टू पी एफ, और वो उससे क्या देगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 w। सारों में डैश 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 हटा दिया और सारी वैल्यूज फिक्स कर दी। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम इसे स्पेशलाइज्ड करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। थोड़ी सी लंबी मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसमें, टेंशन मत लेना, इजी है, लंबी है लेकिन इजी है। ठीक है, तो लेट्स चूज द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ फ्यू वेरिएबल्स। तो पहले क्या करते हैं, हम इस फ्रेम में जिसमें इवेंट हो रहा है उस फ्रेम में मासेस दोनों सेम ले लेते हैं, m। ठीक है, दो इक्वल मास की बॉडीज हैं, आपस में आके टकरा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और वेलोसिटीज भी इक्वल ले लेते हैं, तो u1 डैश इज इक्वल टू u2 डैश, लेकिन वैल्यूज तो सेम रख ली, लेकिन आप देखोगे डायरेक्शन उलट है, डायरेक्शन उलट है। तो अगर मैं u1 डैश को पॉजिटिव u मानूंगा तो आपको u2 डैश को माइनस u लेना पड़ेगा। ठीक है, u डैश मान लेते हैं, वेरिएबल डैश में रखते हैं सारे इस तरफ, तो ये भी हो गया। ओके, तो m1 डैश हो गया, m2 डैश हो गया। अच्छा, अगर दो इक्वल मास की बॉडीज इक्वल वेलोसिटीज से अगर टकराएंगी आपस में, ठीक है, टकराएंगी, तो क्या हो सकता है उनकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, एक इलास्टिक कोलिजन में तो ये भी होता है कि कोलिजन में एक ये भी होता है कि वो दोनों स्टिक करके एक दूसरे से वापस चली जाती हैं, वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में वो वेलोसिटी टोटल जीरो हो जाती है और वो दोनों रुक जाती हैं, स्टिक करके रुक गई। ठीक, तो यहां पे हम क्या माने, इन इलास्टिक मान लेते हैं। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो मानेंगे, कोलिजन के बाद वो रुक गई दोनों, तो इजी हो जाएगा काम हमारा, है ना, इजी हो जाएगा। w डैश इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, रुक गई उसके बाद दोनों। देखो ठीक है, यहां तक चल जाएगा काम। ओके, तो ये वाली इक्वेशन कितनी आसान हो गई इससे, ये वाली इक्वेशन, ये देखें तो ये हो जाएगा m1 डैश इज m, यहां तो इस तरफ तो हम यही करेंगे, इसे मैं नीचे लिख देता हूं एक बार। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं इरेज कर देता हूं, हाँ ये ठीक रहेगा। इसके बाद हम अगला इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे दोबारा से। तो ये हो गया m u डैश माइनस m u डैश, ओके, इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जीरो। ये हमने एक्चुअल में जीरो इसलिए भी माना है, कोलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक छोड़ दो, कोलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक छोड़ दो, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन अगर रखना है तो उसके लिए हमें ये भी रखना पड़ेगा कि यहाँ टोटल जो है वो हमें ज़ीरो रखना पड़ेगा। तो उसी का एक तरीका वो है, इसे ज़ीरो मान लो, ये ज़ीरो है, ठीक है। उस तरीके से सीधा भी देख सकते हो, मैथमेटिकली भी आप इससे भी समझ जाओगे कि हमें टोटल मोमेंटम ज़ीरो चाहिए, क्योंकि इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना है, ज़ीरो, ठीक है। और उसमें वो वैसे नहीं लेना कि ऑपोजिट चलेगी, प्रॉब्लम नहीं बनेगी फिर, ठीक है, हमारे लिए इजी नहीं रहेगा कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम शुड बी ज़ीरो, तो हमने डब्ल्यू डैश को ज़ीरो मान लिया, तो ये ज़ीरो हो गया, तो ही मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ, ठीक है। तो हमें एस डैश फ्रेम में वेरिएबल मिल गए। अब आगे देखते हैं, अगर एस फ्रेम से एक बार फिर से लिखें तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, वेरिएबल्स हमने स्पेसिफाई कर दिए, हमें वैल्यूज पता लग गई, u1 डैश की, u2 डैश की और w डैश की, तीनों की वैल्यूज पता लग गई। तो हमारी इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 w, ये दूसरे फ्रेम में है, ओके। अब हमें रिलेट करना है उधर वाले फ्रेम से, तो पहले देखो m1 को क्या लें, m1 को m1 नहीं लेना पड़ेगा।
और m2 को m2 ही मानना पड़ेगा। और इनफैक्ट हमें इन्हीं दोनों में रिलेशन देखना है। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम में कुछ वेलोसिटी है, वो चाहे इक्वल हो, दूसरे फ्रेम से वेलोसिटी डिफरेंट दिखने वाली है, और जब इस बॉडी की वेलोसिटी इस फ्रेम में अलग है और इस फ्रेम से देखोगे अगर एस फ्रेम से, तो इस बॉडी की वेलोसिटी अलग है, इस बॉडी की वेलोसिटी अलग है, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है। क्यों इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है? क्योंकि फ्रेम चेंज होने से, रिलेटिविटी आने से वेलोसिटीज बदलती हैं, ठीक है, डायरेक्शन के साथ भी बदलती हैं। तो इनकी वेलोसिटीज अलग अलग है यहाँ पे जब हम देखेंगे तो, और जब वेलोसिटीज अलग अलग है तो मास भी अलग अलग होंगे। यही हमारा लॉजिक था, यही हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था कि मास जो है वो वेरी करता है वेलोसिटी के साथ, तभी मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा। अगर मास वेरी ना करता होता फिर तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो ही जाता, ठीक है, कोलिजन में। तो यहाँ पे क्योंकि इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हैं, u1 है और u2 है, तो इनका मास भी डिफरेंट ही होगा, चाहे दूसरे फ्रेम में सेम हो। और u1 और u2 कैसे निकालोगे? वो आप रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज से निकाल सकते हो। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? अगर मैं लिखूं ux का फॉर्मूला होता है ux डैश, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं, और 1 माइनस वी ux की जगह अपॉन सी स्क्वायर की जगह 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम v तो v है, यू एक्स डैश कितना है? यू एक्स डैश या तो u डैश है और या फिर माइनस यू डैश है ना। तो ये लगा के हम u1 और u2 दोनों निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे? u1 आ जाएगा u डैश प्लस v यू एक्स डैश फॉर फर्स्ट बॉडी, u1 डैश पुट करना है विच इज u डैश प्लस v, और अपॉन 1 प्लस v u डैश अपॉन सी स्क्वायर। और अगर दूसरे में रखोगे u2 रखोगे तो वो हो जाएगा माइनस u डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v u डैश अपॉन सी स्क्वायर। ओके, हम एक और अजम्पशन, एक और वैल्यू मैं ले लेता हूं। हम क्या करते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। 1 प्लस v नहीं, सिर्फ v u एक्स स्क्वायर को v u डैश अपॉन सी स्क्वायर को x पुट कर दो, x, ठीक है। तो मेरे लिए लिखने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और w कितना होगा? w होगा w डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस w v इंटू w डैश इंटू v अपॉन सी स्क्वायर। और w डैश है 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, 1 प्लस 0 1, और 0 प्लस v इज v, तो w हो जाएगा v के इक्वल, ठीक है। सारे नंबर्स आ गए। तो हम अब लिख सकते हैं m1, u1 की वैल्यू कितनी है वहां से देख लो, u डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस x लिख रहा हूं मैं एक बार के लिए, ओके। और प्लस m2 माइनस u डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक हो गया, सिंपल कैलकुलेशन है। अब m1 एक तरफ ले आओ, m2 एक तरफ ले जाओ, तो देखो क्या होगा, m1 के साथ u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस x माइनस v आ जाएगा। ये m1v इस तरफ आ गया, m1 कॉमन, और m2 के साथ v में से माइनस करोगे इस सारी टर्म को, है ना। तो हम लिख देंगे v माइनस u डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, v माइनस u डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ओके, सारा मैथमेटिक्स है। जो कुछ ज़्यादा जो फिजिक्स थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट या आर्गुमेंट्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम फिर से उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे,
ठीक है, तो पहले एक बार मैथ्स कर लो थोड़ा सा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा देखो, m1 और u डैश प्लस v, और ये माइनस v मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो v, और v मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो माइनस vx, ओके, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, इतना होगा, ठीक है, ओके, चेक कर लो। चल जाएगा। और दूसरी तरफ m2 की तरफ कितना रहेगा, v मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ माइनस x के साथ और माइनस v प्लस u डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, ठीक है। तो यहां से देखो v से v कट गया और यहां से भी v से v कट गया, चलेगा। और क्या बचा, यहां पे बचा माइनस एक्स वी प्लस यू डैश, और यहां पे क्या बचा माइनस एक्स वी प्लस यू डैश, तो ऊपर वाली टर्म भी पूरी की पूरी वहां से कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो। एक बार लिख दूं और एक बार और लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा m1 u डैश माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा m2 u डैश माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो फाइनली ऊपर वाली टर्म भी कटेगी और हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा, किसका रेशियो आएगा, m1 अपॉन m2 का, m1 अपॉन m2, और वो कितना आएगा चेक करो, वो आएगा, इसे बाद में लिखते हैं, वो आएगा m1 अपॉन m2, दोनों मासेस का रिलेशन रेशियो जो है वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा और 1 माइनस एक्स नीचे आएगा, जो कि x क्या चीज़ है, x क्या चीज़ है, वी यू डैश बाई सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी यू डैश बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू डैश बाई सी स्क्वायर, इसके इक्वल है, ओके, चल जाएगा काम। इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम यही चीज निकाल लें u डैश, पर u डैश की टर्म्स में नहीं निकालना, u डैश क्या करना है, u डैश की टर्म्स में नहीं, u1 और u2 की टर्म्स में निकालना है, हमें दूसरी वेलोसिटीज से रिलेट करना है, क्योंकि एक वेरिएबल m1 m2 s फ्रेम में है और u डैश जो है वो दूसरे फ्रेम में है, तो इसे फ्रेम चेंज करो पहले इसका। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले फ्रेम से वेरिएबल लेंगे, लेट अस कैलकुलेट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली चीज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आइडिया ये है कि सारे वेरिएबल्स एस फ्रेम में हों, एस डैश फ्रेम वाले वेरिएबल्स के साथ मिक्स ना हो रहे हो, और ये एस डैश वाला वेरिएबल है u डैश, तो हम एस फ्रेम में क्या है u1 नंबर या फिर u2 नंबर, तो अगर आप u डैश इसका देख रहे हो तो u1, अगर आप माइनस u डैश इसका देख रहे हो तो u2, तो ये देखो ये u डैश ऊपर वाला प्लस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है u1 को, और नीचे वाला माइनस u डैश रिप्रेजेंट कर रहा है u2 को। तो हम क्या कर रहे हैं, एस डैश फ्रेम की जगह एस फ्रेम में लेके आ रहे हैं उसे, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये लगाया कि आप इस नंबर को, इस फैक्टर को कैलकुलेट करो कि कितना है। तो देखो कितना है, मैं इसे लिख देता हूं 1 अपॉन सी स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, और सी स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर कितना है, u1 है देखो ये वाला u डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली टर्म है। इनफैक्ट अभी भी हम 1 प्लस एक्स की फॉर्म में रख सकते हैं, अभी भी आप अगर इसे 1 प्लस एक्स की फॉर्म में रखोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। हम बाद में पुट करेंगे, अगले स्टेप पे पुट कर लेंगे, तो यहां पे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और जब ऐसी फॉर्म हो तो इसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर खोलने की जगह या a माइनस बी होल स्क्वायर खोलने की जगह, फुल पे है ना, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, आप इसको, तो हम क्या करेंगे, हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, यहां पे देखना ध्यान से, 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन है, बाहर है, ठीक है, a माइनस बी, तो c माइनस
u डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। ओके, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b से। अब देखो आपका स्क्वायर वाला काम कितना घट गया, घट गया ना हमारा स्क्वायर वाला काम, तो ये आसान हो गया बड़ा। ठीक है, अब इसे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके देखो और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा 1/c² तो है ही, यहां से हो गया 1 प्लस x। ठीक है, और ऊपर क्या आया c प्लस c इंटू एक्स माइनस u डैश माइनस v। ओके, ये एक टर्म आ गई। दूसरी टर्म देखोगे तो वो आएगी यहां से, तो प्लस हो जाएगा बस बीच में, c प्लस सी एक्स प्लस u डैश प्लस v और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये तो है ही है, चलेगा। ठीक है, ओके, तो अब हम इसे एक बार फिर से लिखते हैं। तो 1/c² हमारे पास है, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हमारे पास है नीचे वाला, अंदर वाले को मैं सॉल्व करने वाला हूं। c प्लस सी एक्स, एक्स कितना है v u डैश अपॉन c² माइनस u डैश माइनस v ब्रैकेट बंद, और c प्लस सी इंटू वी यू डैश अपॉन c² प्लस u डैश प्लस v और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहां से एक c से एक c कट गया, यहां पे भी एक c से एक c कट गया। अब देखो ये क्या बना v u डैश अपॉन c। तो अब नेक्स्ट स्टेप है 1 अपॉन जो बाहर है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहने दो, कोई बात नहीं। आगे वाली अंदर वाली टर्म देखो, दिस इज c माइनस वी। पहले इसी टर्म में c माइनस वी एक तरफ कर लो, माइनस u डैश कॉमन निकाल लो, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये पहले और लास्ट टर्म हो गई, माइनस u डैश कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां बचा 1 माइनस यहां क्या बचा v अपॉन सी, माइनस v अपॉन सी। ठीक हो गया, और टोटल ब्रैकेट ये वाली बंद। अब दूसरी ब्रैकेट में भी यही काम करना है कि c प्लस वी अलग निकाल लेना है और प्लस u डैश कॉमन निकाल लेना है, और v अपॉन सी प्लस 1, यानी कि मैं 1 प्लस वी अपॉन सी लिख देता हूं। अब आपको टर्म्स थोड़ी समझ में आने लग गई होंगी। क्या किया है, c और v एक तरफ, c और v एक तरफ, u डैश एक तरफ, c और v एक तरफ, u डैश एक तरफ, ये काम किया है। इसमें से भी अब c बाहर निकालो, इसी में कर रहा हूं देखो, इसमें से सिर्फ इतने में से c बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, c बाहर 1 माइनस वी अपॉन सी, और इसमें से भी c बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी। ठीक है, चलेगा। ओके, अब देखो इसमें 1 माइनस वी अपॉन सी और 1 माइनस वी अपॉन सी कॉमन हो गया, तो अगर इन दोनों में कॉमन निकालोगे 1 माइनस वी अपॉन सी, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से c माइनस u डैश, c माइनस u डैश, और यहां से जब कॉमन निकालोगे 1 प्लस वी अपॉन सी, 1 प्लस वी अपॉन सी, तो यहां से क्या बचेगा, c प्लस u डैश। देखते रहो, सिर्फ हाँ टर्म्स की हेरा फेरी है और कुछ नहीं है, टर्म्स आगे पीछे कर रहे हैं हम, बस कौन सी टर्म किसके साथ कंबाइन करके क्या बनाना है, यही कलाकारी है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। देख लो। ओके, एक और बार फिर से करो यही कलाकारी, 1 माइनस वी अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी अपॉन सी, कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, और c माइनस यू डैश इंटू सी प्लस यू डैश कितना हो गया सी स्क्वेयर माइनस यू डैश स्क्वेयर। चलेगा।
ओके, एक स्टेप फिर से, और ये बाहर तो वही है, लिख ही रहा हूं बस, एज इट इज ही उतार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके, एक स्टेप और देखो, सी स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल लो, सी स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 1 और सी स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये हो गया 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये वाला फैक्टर भी आ गया, और ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया है, कुछ ये एक्सप्रेशन आया है, जिसे मैं एक बार फिर से ऊपर लिख देता हूं कि ये किसके इक्वल बना। तो ध्यान से देखो कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरह का आया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे मैं बाद में लिखता हूं, ऊपर क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स कितना है, वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना है, ठीक है। अच्छा, ये m2 है और इसके साथ कंफ्यूज मत कर जाना। ओके, चलेगा काम। अब हमने दूसरा फैक्टर लिखना है, और वो इसी की सिमेट्री से लिखेंगे। u2 अगर आप u1 की जगह लेते हो तो क्या फर्क है u1 और u2 में, जस्ट रिप्लेस u डैश बाय माइनस u डैश, है ना। तो माइनस u डैश से रिप्लेस करके देखो, सेम फैक्टर आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एज इट इज वही रहेगा। ओके, 1 माइनस यू डैश को माइनस यू डैश करोगे तब भी ये वही रहेगा, यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 1, यहां पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। अब ये देखो कि अगर आप u2 अपॉन u1 कर दो, यानी कि इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, तो अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, 2 इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1 इक्वेशन, ओके, तो क्या आने वाला है, क्या आएगा बताओ। न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, कट जाएगा, है ना, न्यूमरेटर तो सेम है, तो ये उसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो u2 की वजह से 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास दिस अपॉन दिस, यानी कि ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा, 1 माइनस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो है 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये भी अपॉन में जो आएगा वो तो ऊपर वाले से कट गया, और ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, यहां पे भी 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और नीचे अपॉन में भी 1 माइनस का होल स्क्वायर है। ओके, सेम टर्म है, सेम टर्म है, तो यानी कि अगर मुझे सिर्फ इतना इतना निकालना है तो सिर्फ मुझे एक अंडर रूट लेना है, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, इंप्लाइज 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ऊपर क्या है u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, इतना चलेगा काम। तो हमारे पास m1 बाई m2 का रिलेशन आ गया, किसके इक्वल, इसके इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो मैं इसे यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैथ थोड़ा सा लंबा है बेटा, डरना मत, पर मुश्किल नहीं है, इजी है। देखो सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, इसे सिंपली बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। तो m1 बाई m2 हमारे पास कितना आ गया,
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चेक कर लो यहाँ तक सारे पहुँच गए कि नहीं पहुँचे, देखो कोई डाउट तो नहीं है, कुछ कंफर्म करना है, कोई कमेंट है, कोई पॉज कर लो, और नहीं तो पॉज करो, रुको, समझो अच्छे से और फिर आगे बढ़ते हैं। सोच लो यहाँ तक। करें आगे। ओके, तो हमारे पास आगे क्या है, आगे बड़ा सिंपल सा काम है, हम एक स्पेसिफिक सी वैल्यू लेते हैं, स्पेसिफिक सी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेट अस अज्यूम द m2 mass, second mass of the second body is the rest mass. Okay, that means the u2 is equal to 0. Let us assume u2 is equal to 0. u2 is equal to 0 मतलब क्या हुआ, सेकेंड बॉडी आप मान लो कि रेस्ट पे है, तो उसका मास जो हो जाएगा उसे हम m0 लिख देंगे, तो वो हो जाएगा रेस्ट मास, ठीक है, रेस्ट मास हो जाएगा। और तो इससे अगर ये पुट करोगे तो फर्स्ट बॉडी का मास कितना बनेगा, फर्स्ट बॉडी का मास बनेगा m1 इज इक्वल टू m0 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। u1 को भी हम क्या करते हैं, u को 1 को कुछ u मान लेते हैं, u माना है कहीं पे हमने, कहीं पे नहीं माना, u मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो इक्वेशन क्या बनी, और m1 को m मान लेते हैं, इक्वेशन क्या बनी, m1 को m मान रहे हैं, इक्वेशन क्या बनी, m1 इज इक्वल टू या m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। दिस इज द मास रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला। तो इससे क्या पता लग रहा है, दोनों बॉडीज इस फ्रेम में सेम मास की थी, तो हम ये दो अलग अलग बॉडीज की नहीं बात कर रहे हैं, अगर एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं तो इस फ्रेम में जो दोनों बॉडीज सेम मास की हैं, इस फ्रेम में भी अगर सेम मास की होती, फर्क किस बात का है, सिर्फ वेलोसिटी का। तो जिस बॉडी की वेलोसिटी नहीं है यानी कि उसका मास वही वाला है, रेस्ट मास, ठीक है, उस फ्रेम में भी उतना ही दिखेगा, इस फ्रेम में भी उतना ही दिखेगा, जिसमें वेलोसिटी नहीं है ना। तो बाकी क्या बचा कि इसकी वेलोसिटी u है, अगर जिस फ्रेम से इस मास की वेलोसिटी u है, उस रेस्ट मास की वैल्यू वेलोसिटी u की वजह से कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसे बोलते हैं मास वेरिएशन फॉर्मूला। तो अगर कोई बॉडी, मैं v वेलोसिटी लिख रहा हूं क्योंकि जनरली बुक में v सिंबल लिया जाता है, मास m0 की बॉडी, रेस्ट मास m0 की बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये वाला v वो वाला v नहीं है, फ्रेम वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर फ्रेम वाला भी लेना तो बिल्कुल एक बॉडी ले लो और फ्रेम को मूव कर लो, बॉडी को अंदर रेस्ट पे रख लो। तो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो क्या होगा, उसका मास जो होगा, मूविंग बॉडी का मास जो होगा, दैट विल बी m0 बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज अवर रिजल्ट। अगर आप ये वाला मास का फॉर्मूला यूज करते हो तो मास के साथ एनर्जी, मोमेंटम, ये वो सब कुछ कंजर्व रहता है, जो कंजर्व है वो कंजर्व है, और दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर। ऑल द फंडामेंटल फिजिकल लॉज, फंडामेंटल लॉज, वो द फंडामेंटल लॉज रिमेन्स सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, तो वो उसी में सेम रहते हैं, ठीक है। तो यहां से मास वेरिएशन फॉर्मूला हो गया। कि इससे और क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि अगर v इज इक्वल टू c है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 और अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिटी, तो मास बॉडी का इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है उसका मास बढ़ता है, और जैसे जैसे वो c के पास जाएगी उसका मास इतना 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 ज़्यादा हो जाएगा कि वो c वाली वेलोसिटी एक्वायर ही नहीं कर सकती, है ना।
मास उसका इनफाइनाइट मास हो जाएगा, उसे इतनी एनर्जी कहाँ से देंगे। साइक्लोट्रॉन में भी हमने पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन के टाइम पे भी मतलब एक लिमिट तक आप एक्सेलरेट कर सकते हो पार्टिकल को, एक लिमिट के बाद उसको थोड़ी सी भी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उसका मास इतना ज़्यादा हो गया है, जब उसकी वेलोसिटी आपने बहुत ज़्यादा कंपेरेबल टू सी ले ली, तो उसका मास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी थोड़ी सी भी और वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, वो हम दे नहीं सकते। तो इसका मतलब है वैसे भी मिलना ही नहीं, उसका मास इनफाइनाइट थोड़ी होगा। तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल जिसका रेस्ट मास नॉन जीरो है, वेलोसिटी c से मूव नहीं कर सकता, ठीक है, वेलोसिटी c से मूव नहीं कर सकता। और दूसरी चीज कि अगर कोई वेलोसिटी c से मूव कर रहा है, कोई वेलोसिटी c से मूव कर रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि जब नीचे जीरो है तो ऊपर भी जीरो है, यानी कि ये रेस्ट मास उसका जीरो है, जैसे कि फोटोन में होता है। तो अगर किसी का रेस्ट मास जीरो है तो वो c वेलोसिटी से ही मूव करेगा, उसका टोटल मास भी, मूविंग मास भी वही रहेगा, वो दैट बिकम्स इनडिटरमिनेट फॉर्म ना, 0/0, वो वाली फॉर्म नहीं है। तो फोटोन का मास जो है वो रेस्ट मास जो है कह लो वो जीरो है, तभी वो c वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब जो है वो c से मूव कर सकता है, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगा। ओके, दैट्स इट, खत्म हुआ। चलो, तो ये वाला आर्टिकल कर लेना, लंबा है, डेरिवेशन लंबी है थोड़ी सी, बट डिफिकल्ट नहीं है। लेट मी रिकैप्चुलेट द होल थिंग। आपने दो इक्वल मासेस की बॉडीज इक्वल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करवा के रोक दी, टोटल मास को रेस्ट पे ले आए, रोक दिया, ठीक है। तो इस कोलिजन को आपको स्टडी करना है दूसरे फ्रेम से। उसके लिए आपने मास ले लिया, मान लिया, मास हमें निकालना है, वेलोसिटीज मान ली, वेलोसिटीज हमें रिलेटिविस्टिक लॉ पता है, उससे हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और एस डैश से एस फ्रेम में जा रहे हैं तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी, माइनस वी नहीं लगेगा, प्लस वी लगेगा, यहाँ पे भी प्लस लगेगा, उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस का ध्यान रखना है। फिर हमने इसे सॉल्व किया, पुट करके लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स किया, तो देखा कि m1/m2 में एक u डैश नाम का वेरिएबल आ रहा है, एस डैश वाले फ्रेम का वेरिएबल, तो उसे अपने फ्रेम में लेके आने के लिए हमने और थोड़ी सी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके u1² और u2² वाला फैक्टर निकाल लिया, उसे सॉल्व किया तो ये वाला फैक्टर आ गया, और फिर एक मास को रेस्ट पे कर दिया, तो दूसरा मास ऑटोमेटिकली वेलोसिटी वाला डिपेंडेंस के साथ आ गया। वही हमारा फाइनल रिजल्ट था, और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये करके आना। अगला लेक्चर हम अगली क्लास में हम मोमेंटम और एनर्जी की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।